ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें डेफिनेशन थोड़ा सा जो आपने पढ़ी थी उसको मैं मोल्ड कर रहा हूं अपने हिसाब से, क्योंकि मेरे को वर्ड्स और जो नंबर जो डिजिट यूज कर रहा हूँ वो उसी तरीके से यूज करने हैं। तो आप एज इट इज जैसा मैं लिखवा रहा हूँ वैसे लिखो, ठीक है? लिख लो। लेट ए सैंपल स्पेस कंटेन m plus n is let a sample space contain m plus n equally likely outcomes. Let a sample space contains m plus n equally likely outcomes out of which m favors of occurrence of an event. Let a sample space contain m plus n equally likely outcomes out of which m favors of occurrence of any event E. Then the probability of occurrence of event E, then the probability of occurrence of that event E, then the probability of occurrence of that event E is given by probability of E is equals to आपका क्या है, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केस। तो फेवरेबल केस आपका क्या है, m है, अपॉन टोटल केस आपका क्या है, m प्लस n। मतलब इसको क्या बोल सकता हूँ, आपका नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। ये जो 9-10 में पढ़ी थी आप लोगों ने वही डेफिनेशन है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। जल्दी से लिखो फटाफट से। अच्छा, एलिमेंट्स की टर्म्स में कैसे बताऊंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट इज गिवन बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। ये भी आपकी क्या उसकी डेफिनेशन होती है। तो इसको मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। ये भी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होती है। ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन बेस्ड है ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उस तरीके से दोनों एक ही बात है, इनडायरेक्टली बस कान को पकड़ के उधर उधर से घुमाया गया। लिख लिया बेटा सबने? नेक्स्ट नोट में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ एन इवेंट, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है आपकी, पी नॉट अकरेंस। किसी भी इवेंट को होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1, मतलब 100% श्योर होगा तब होगा। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इवेंट दे रखी है तो मैं नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट को मैं बोल सकता हूं आपका क्या, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट। तो ये भी आपकी क्या है डेफिनेशन कई जगह यूज आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट। क्यों? क्योंकि कोई इवेंट या तो होगा या फिर नहीं होगा, तो दोनों का सम आपका क्या हमेशा 1 होता है। तो उस वजह से ये वाली डेफिनेशन आई। जल्दी से लिख लो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट में बोल सकता हूँ 1 माइनस m अपॉन m प्लस n। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ m प्लस n माइनस m अपॉन m प्लस n। तो m से n कैंसिल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट में बोल सकता हूँ n अपॉन m प्लस n। डायरेक्टली क्या बोलूँ आपका क्या है, अनफेवरेबल वेज,
ये m क्या होता है, फेवरेबल वेज, तो n क्या होंगे, n फेवरेबल वेज अपॉन टोटल वेज, n फेवरेबल वेज अपॉन टोटल वेज। फटाफट लिखो, फटाफट लिख लो। नोट 2, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपके क्या होती है, 0 से लेके 1 होती है। मैं इसको प्रूफ करके बता देता हूं। देखो, किसी भी सैंपल स्पेस में किसी भी इवेंट में एलिमेंट क्या हो सकते हैं, या तो सैंपल स्पेस के इक्वल हो सकते हैं या फिर आपका क्या है, 5 हो सकते हैं। ये आपका क्या है, सेट के बारे में बताया मैंने, इवेंट का सेट। तो मैं बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। अब मैं क्या कर देता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देता हूं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन 5 तो क्या होता है आपका, 5 में एलिमेंट क्या होंगे, 0 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज लेस देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज लेस देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 0, और ये क्या हो जाती है, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई और 1। तो वैसे तो आपको पता ही है, लेकिन मैंने डिराइव करके बता दिया है कि इन केस एनसीईआरटी में पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में पूछा जा सकता है। अच्छा, आप लोगों को नोटिफिकेशन पता चल गया होगा, 12th बोर्ड के एग्जाम्स आपके क्या कैंसिल कर दिए हैं। तो सिचुएशन अभी भी वैसी ही है। उम्मीद कर रहे हैं कि वैक्सीन लगने के बाद चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हो जाए, लेकिन उनका देखो, फिर भी देखो जजिंग क्राइटेरिया क्या है, उनके 11th के मार्क्स और 12th के इंटरनल एग्जाम्स। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट आप लोग भी अपने 12th के इंटरनल एग्ज़ाम को थोड़ा सा सीरियस लो, आप लोग अपने 12th के इंटरनल एग्ज़ाम को थोड़ा सा सीरियस लो, क्योंकि हो सकता है सिचुएशन अभी जिस तरीके से चल रहा है, इन केस वर्स्ट सिनारियो में यदि थर्ड वेव आई, वैसे तो हम प्रे करेंगे सबसे, आप लोग भी प्रे कर रहे हैं, हम लोग भी प्रे कर रहे हैं कि थर्ड वेव ना आए, लेकिन यदि सिचुएशन ऐसी हो जाए कि मान लो थर्ड वेव आ गई या फिर ऐसी नेक्स्ट टाइम भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो फिर आपका जो असेसमेंट होगा वो आपका क्या हो सकता है, इंटरनल एग्जाम के बेसिस पे हो सकता है। तो प्रिपेयर रहो, हर सिचुएशन के हिसाब से प्रिपेयर रहना। हमें नहीं पता कि कल कैसा है, फ्यूचर इज मिस्ट्री। बाकी भगवान से सब प्रे करते ही हैं कि ऐसी सिचुएशन आए, सिचुएशन ठीक हो जाए। और जिस रेट से अभी सिचुएशन चल रही है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपका क्या जून के मंथ तक आते 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 काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल सिचुएशन हो सकती है। बस सब कुछ अच्छा रहे, इसी तरीके से पॉजिटिव चले, जो कि सबके लिए ही अच्छा है। ठीक है, चलो फिर भी प्रिपेयर रहो, अपनी तरफ से मेंटली प्रिपेयर रहो, क्योंकि जिस तरीके से न्यूज़ बता रहे हैं, बाकी चीज़ें बता रहे हैं, तो उसमें यही बता रहे हैं कि फर्स्ट वेव थी जो बड़े लोगों के लिए थी, सेकंड वेव थी जो बीच के लोगों के लिए है, यंग लोगों के लिए, और थर्ड वेव हो सकता है वो बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकती है। तो उस सिचुएशन में आपको भी प्रिपेयर रहना है सारी चीज़ों में। वैसे भगवान से यही प्रे करेंगे कि नहीं आए ऐसा सिचुएशन, लेकिन फिर भी इन केस आ गया तो फिर प्रिपेयर रहना है, आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है उसके लिए। चलो नोट करो जल्दी से। नोट 3 में प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, ये ऑलरेडी पता है 0 होती है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है, 1 होती है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन डेफिनेशन के साथ में भी बतानी पड़ती है ये चीज़ें, 0। अब ये जो प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन है, ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन आप हर जगह नहीं लगा सकते हो, इसके लिए कुछ कंडीशंस होती है। तो कंडीशंस लिख लो, कंडीशंस लिख लो, कई बार इस कंडीशन की वजह से मिस्टेक हो सकती है। लिख लो कंडीशंस, कंडीशंस फॉर दिस डेफिनेशन, कंडीशन फॉर दिस डेफिनेशन।
सब लोगों ने लिख लिया ना? यहाँ से मैं डिक्टेट करना स्टार्ट कर दूँ, एटलीस्ट बता दो मुझे, एटलीस्ट मुझे बता दो। ठीक है, कंडीशन फॉर दिस डेफिनेशन। पहली कंडीशन, टू अप्लाई अबाउ फॉर्मूला, टू अप्लाई अबाउ फॉर्मूला या फॉर्मूलाज, जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं, ऑल इवेंट शुड बी इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली को अंडरलाइन करो। मैं एक एग्जांपल बताऊंगा कि इक्वली लाइकली क्यों होने चाहिए। मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, आज के लेक्चर में बताऊंगा कि इवेंट्स इक्वली लाइकली क्यों होने चाहिए। इक्वली लाइकली नहीं होंगे तो फिर उसके इवेंट पे, प्रोबेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो लिख लो पहली कंडीशन, टू अप्लाई अबाउ फॉर्मूला ऑल इवेंट शुड बी इक्वली लाइकली। अच्छा, याद करो 9th और 10th में, उसमें एक आपका दे रखा था थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी और एक एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, इंपीरियर प्रोबेबिलिटी। दोनों पढ़ी है ना आप लोगों ने, इंपीरियर प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। अब उसमें याद करो आपको केसेस दे रखे थे। इंपीरियर प्रोबेबिलिटी थी मतलब जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी थी। मान लो आपने कॉइन को टॉस किया है, आपका क्या है 10 टाइम टॉस किया है, तो हेड आया आपका क्या है 6 टाइम, टेल आया आपका क्या है 4 टाइम। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या आपकी 6/10 मतलब 0.6 होती है, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 0.4 हो जाएगी। मतलब दोनों का सम आपका क्या जाएगा 1 होता है। लेकिन एक्चुअली हम यहाँ पे आपका क्या हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी को आपका क्या है 1/2 ले रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो ये जो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है ये तभी एप्लीकेबल होती है जब आपके पास जो इवेंट है, जो एक्सपेरिमेंट है, बहुत नंबर ऑफ टाइम्स में आपने परफॉर्म किया है, बहुत बड़े नंबर ऑफ टाइम आपने परफॉर्म किया है। याद करो थ्योरेटिकल डेफिनेशन की यही डेफिनेशन थी, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की यही डेफिनेशन पढ़ी थी आप लोगों ने 10th क्लास में जब पढ़ा था। when an experiment or event is performed infinite number of time, then this imperial जो प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन इज कन्वर्टेड इनटू आपके क्लासिकल डेफिनेशन। और क्लासिकल डेफिनेशन में ये ऑब्जर्व किया है कि ये सारे इवेंट आपके इक्वली लाइकली हैं और सबके आने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होगी, इक्वल होगी। इसलिए हेड आने की प्रोबेबिलिटी हम लोग बाय डिफॉल्ट 1/2 लेते हैं और टेल आने की प्रोबेबिलिटी आपका क्या बाय डिफॉल्ट 1/2 लेते हैं। ठीक है, तो इस डेफिनेशन में ये डेफिनेशन तभी वैलिड होगी जब आपका क्या कोई भी टास्क या फिर एक्सपेरिमेंट है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम या फिर बहुत लार्ज नंबर ऑफ टाइम आपने परफॉर्म किया है, तब जाके ये आपकी क्या डेफिनेशन आपकी क्या वैलिड होती है। अपन ऐसा नहीं ले सकता कि 10 टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है तो उस केस में क्या होगा सही चीज़ में, क्योंकि उस केस में थ्योरेटिकल डेफिनेशन नहीं एप्लीकेबल होगी, उस केस में एक्सपेरिमेंटल या इंपोरियल डेफिनेशन वो वैलिड होगी जो आप लोगों ने 9th एंड 10th में पढ़ी है। 11th 12th में जो भी डेफिनेशन पढ़ोगे आप लोग थ्योरेटिकली ही बताएंगे, कंसेप्चुअली चीज़ों पे जाएंगे। लेकिन फिर भी एक कंडीशन होती है वो लिख लो फटाफट से। सेकंड कंडीशन लिख लो, प्रोबेबिलिटी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ occurrence of an event. Probability is frequency of occurrence of any event. Probability is frequency of occurrence of any event. Probability is frequency of occurrence of any event if experiment is performed large number of time. 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 अब यहाँ पे एक कंडीशन होती है, आपके मॉड्यूल में 1 या 2 क्वेश्चन है जो इस कंडीशन से सॉल्व होंगे जिसमें लिमिट वगैरह का यूज होगा, इसलिए वो कंडीशन बता रहा हूँ। वैसे बताने की जरूरत नहीं है लेकिन आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेवल 2 में क्वेश्चन मिलेगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, लेट, मैंने ऐसा बोल दिया आपका RN, ये आपका क्या है मैंने बोल दिया रेशियो, मैंने बोल दिया है, तो ये मैंने बोल दिया आपका क्या n/n, मतलब ऐसा कुछ भी मैंने बोल दिया है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन यहाँ पे NR बोल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो रेशियो है ये प्रोबेबिलिटी का रेशियो है। अब ये जो है ये प्रोबेबिलिटी में कब कन्वर्ट हो जाएगा, जब ये जो रेशियो है ये मतलब नंबर ऑफ इवेंट आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, ये नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये नंबर ऑफ, ये n ही लिख लेता हूँ, एक्सपेरिमेंट मतलब आपका क्या है n मतलब नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। या फिर काम करो इसको p ले लो, इसको p ले लो जिससे अलग कंफ्यूजन ना हो, इसको p ले लो। RP दे रखा है आपका नंबर ऑफ, आपका क्या है
एक्सपेरिमेंट पी मतलब बोल दिया है, एन मतलब नंबर ऑफ ये आपका एक्सपेरिमेंट अपॉन आपका क्या है एन टाइम्स आपका ये आपका क्या आ जाएगा आपका एन टाइम्स नहीं मतलब आपका क्या पी टाइम्स आ जाएगा सारी चीज़ में। ये आपका क्या एक रेशियो है। अब ये प्रोबेबिलिटी में डेफिनेशन में कब कन्वर्ट होगा, जब ये जो इवेंट है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट में कन्वर्ट होगा जब लिमिट n इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो उस केस में ये डेफिनेशन क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन p अपॉन p। तो ये एक डेफिनेशन होगी और इस डेफिनेशन को क्या बोलता हूं, स्टेटिस्टिकली डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी या फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये आपके क्या है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, या फिर इसको क्या बोल सकता हूं, लिमिट p अप्रोचेस टू, ये n नहीं है सॉरी, ये p अप्रोचेस टू इन्फिनिटी rp। लिख लो, ये डेफिनेशन है स्टेटिस्टिकली डेफिनेशन। मतलब एक क्वेश्चन ही बनेगा, एक ही क्वेश्चन बनेगा जिसमें लिमिट का यूज करके करेंगे, मतलब मॉड्यूल में है इसलिए मैंने बता दिया आपको। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और ये तो वैसे भी अभी नहीं बनेगा क्योंकि लिमिट पड़ी नहीं है, ये तो अभी वैसे भी नहीं बनेगा, लिमिट पड़ी नहीं है इसलिए तो स्किप करना है वैसे भी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं क्योंकि इस टाइप का एक कंडीशन आ सकती है। या फिर इसको एक और नाम बोलते हैं, इसको इंपीरियर डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, इंपीरियर डेफिनेशन या फिर स्टैटिस्टिक डेफिनेशन या फिर रिलेटिव डेफिनेशन। देखो ये क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, रेशियो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन परफॉर्म किए अपॉन आपका क्या है नंबर ऑफ टाइम्स जितना परफॉर्म किया है उसका एक रेशियो होता है। तो जब ये एलिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट है, इनफाइनाइट टाइम आपने परफॉर्म किया होता है, तब ये आपका क्या बन जाता है, आपका इवेंट बन जाती, प्रोबेबिलिटी बन जाती है इसकी डेफिनेशन। क्योंकि मैंने बोला था कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जब कोई भी एक्सपेरिमेंट लार्ज नंबर ऑफ टाइम आपने किया है। तो लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिट्स अभी आपने पढ़ी नहीं है इसलिए चीज़ें उतनी ये चीज़ होगा नहीं, वैसे भी ये क्वेश्चन स्किप ही करना है, लेकिन मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है उस वजह से मैंने बता दिया है ये वाला। ये एक फॉर्मूला है, जैसे पूछ सकता है वो आपका क्या इंपीरियर प्रोबेबिलिटी क्या होती है, या रिलेटिव प्रोबेबिलिटी क्या होती है, या फिर स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ये आपके यहाँ पे यूज़ नहीं है, ये यहाँ पे यूज़ नहीं है, 12th क्लास में यूज़ नहीं है, लेकिन मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है इस वजह से मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, ठीक है, जिससे ये नहीं बोल सको कि सर ये चीज़ क्या होती है आपने बताई नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताया, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी ज़रूरत हम लोग को 12th क्लास में नहीं है, ये स्टैटिस्टिक वालों को ज़रूरत पड़ती है या फिर डाटा एनालिटिक्स को ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे उनको डाटा को एनालाइज करना होता है, आगे इंडस्ट्रीज़ में और आगे यूज़ करना पड़ता है इस चीज़ को। अपन को यूज़ नहीं है, 12th क्लास में कोई काम नहीं है इस डेफिनेशन का। लिख सकते हो तुम लोग चाहो तो, लेकिन बस मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है इस वजह से मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। चलो नेक्स्ट, तुम लोगों ने सुना होगा ओड्स इन फेवर्स एंड ओड्स अगेंस्ट इवेंट, सुना है आप लोगों ने? कौन बताएगा ओड्स इन फेवर एंड ओड्स अगेंस्ट एनी इवेंट? कौन बताएगा ओड्स इन फेवर और ओड्स अगेंस्ट क्या होता है? 11th क्लास में था ये, 11th क्लास के एनसीईआरटी में था। कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। कौन बताएगा, कौन बताएगा? 11th क्लास के एनसीईआरटी में था, आप लोगों ने 11th तो पढ़ा ही है स्कूल में। कोई एनीवन? यस नो तो एटलीस्ट लिख दो। अरे किसी को नहीं पता कि ओड्स इन फेवर और ओड्स अगेंस्ट इवेंट क्या होते हैं? बाप रे, सरप्राइजिंग। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। ओमिट में निकल गया। चलो कोई बात नहीं। ऑड्स, बस डेफिनेशन है पता होना चाहिए, ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू m अपॉन n, मतलब फेवर में इवेंट का ऑड्स बता रहा है, तो ये आपका क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, डेफिनेशन ही है बस आपको पता होना चाहिए, अपॉन नंबर ऑफ
अनफेवरेबल केसेस और odds against event is equals to n upon m. n क्या है? नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस. बस डेफिनेशन ही पता होनी चाहिए. कई बार क्या होता है क्वेश्चन में आपको घुमाने के लिए प्रोबेबिलिटी नहीं देता है, वो ओड्स दे देता है. लेट्स ओड्स अगेन इंडिया विनिंग अगेंस्ट इंग्लैंड इज 3/5, तो कुछ ऐसा दे दे. अब आपको ये डेफिनेशन नहीं पता कि ओड्स इन फेवर क्या होता है, ओड्स अगेंस्ट क्या होता है, तो आता हुआ क्वेश्चन भी आप नहीं बना पाओगे. एक एग्जांपल लिख लो फटाफट से, जल्दी से लिखो. लिख ले बेटा. क्वेश्चन डिक्टेट करूं या फिर बोर्ड पे लिखो? क्वेश्चन डिक्टेट करूं या बोर्ड पे लिखो? क्योंकि लंबे लंबे क्वेश्चंस रहेंगे प्रोबेबिलिटी में. क्वेश्चन लिख लो, एक एग्जाम्पल टाइप से लिख लो. क्वेश्चन तो क्या है, एग्जाम्पल टाइप से लिख लो. अभी तक मैंने एक भी क्वेश्चन या एक भी एग्जाम्पल नहीं करवाया है. उसका रीजन ये कि पहले सारी चीजें मैं डेफिनेशन वगैरह सारी चीजें क्लियर करना चाह रहा था, उसके बाद अपन सारी चीजें करेंगे. बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक एग्जाम्पल आप लोगों ने 10th 11th में जैसे भी किए हैं वैसे ही होंगे, तो बेसिक क्वेश्चन बेसिक एग्जाम्पल वो करवाने की जरूरत नहीं है. अच्छा, एक चीज और याद रखना, सबका पीएनसी और प्रोबेबिलिटी 2 चैप्टर पढ़ाने का तरीका हर टीचर का अलग अलग होता है. सब टीचर डिफरेंट स्टाइल में पढ़ाते हैं. कुछ लोग मिक्स करके पढ़ाते हैं, कुछ लोग सेपरेटली कराते हैं. मैं सब चीजें सेपरेट करके करवाता हूँ. आपको सारे केसेस, डाइस प्रॉब्लम आएगी तो डाइस प्रॉब्लम एक साथ कराऊंगा, कोइन प्रॉब्लम आएगी तो कोइन प्रॉब्लम एक साथ कराऊंगा, कार्ड प्रॉब्लम आएगी तो कार्ड प्रॉब्लम एक साथ कराऊंगा. मैं इस तरीके से सेपरेट करवाता हूँ. बाकी लोग क्या है, सब लोग मिक्स करवाते हैं. तो यहाँ पे सबका तरीका अलग अलग है, तो जैसा भी तुम्हें टीचर पढ़ाता है उसके हिसाब से तुम एडजस्ट हो जाओ. क्वेश्चन लिखो. लेट्स ऑड्स अगेंस्ट इंडिया विनिंग ए मैच विद इंग्लैंड. अभी इंडिया इंग्लैंड की सीरीज हो रही है इसलिए इंग्लैंड बोल दिया मैंने आप लोगों के लिए. is 3/5, then find the probability. एग्जाम्पल ना मतलब एक स्टेप में ही आ जाएगा आंसर, एक स्टेप में आ जाएगा. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग द मैच. आंसर तो फटाफट से एक स्टेप में आ जाएगा. एक एग्जाम्पल और फटाफट से. Let a fair dice is rolled. ये भी एग्जाम्पल ही है. Then event, then find the probability that outcome is multiple of 3. Also find odds in favor and odds against event. ये दोनों एग्जाम्पल जानबूझ के दिए जिससे आपको क्या डेफिनेशन एक बार याद हो जाए. ये डेफिनेशन याद हो जाए. पहले का आंसर है बेटा, पहले का आंसर है, इसका आंसर है बिल्कुल गलत है काफी लोगों का. 5/8 आंसर होगा, 3/8 आंसर नहीं होगा. काफी बच्चों ने 3/8 आंसर दिया था. देखो क्या दे रखा है, ओड्स अगेंस्ट. क्या होता है ओड्स अगेंस्ट? क्या होता है? अनफेवरेबल वेज अपॉन फेवरेबल वेज.
ये क्या था, n/m होता था। डेफिनेशन जानबूझ के मैंने m और n को यूज किया था, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 3:5। इसका मतलब आपका क्या है, फेवरेबल वेज m की वैल्यू आपके क्या है 5 है और n की वैल्यू क्या आपका 3 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है आपका, फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल क्या है आपका 5/5 + 3, मतलब आपका क्या है 5/8। 3/8 गलत कर दिया सब लोगों ने। इसका आंसर आ गया होगा सबका। ये भी एग्जांपल है, क्वेश्चन नहीं है, एग्जांपल है, बस सिर्फ डेफिनेशन याद करवाने के लिए बता रहा हूँ। इवेंट क्या दे रखा है आपका, 3 का मल्टीपल, मतलब 3, आपका क्या है 6। तो प्रोबेबिलिटी और सैंपल स्पेस में क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 से लेके आपका क्या है 6, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई ये क्या जाएगा आपका 2 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस ये क्या जाएगा आपका 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू क्या जाएगा आपका 2/6, मतलब आपका क्या है 1/3, या 2/6 ही ले लो या 1/3 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/3 ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ m/m+n। तो m की वैल्यू क्या जाएगी 1, n की वैल्यू क्या जाएगी 2। तो ऑड्स इन फेवर्स ये क्या जाएगा आपका m/n, मतलब आपका क्या है 1:2, और ऑड्स अगेंस्ट ये क्या आएगा n/m, मतलब आपका क्या 2:1। आई थिंक सबका सही है। ये बेसिक एग्जांपल दिए थे, किस लिए दिए थे, जिससे आपका क्या डेफिनेशन याद हो जाए, डेफिनेशन रिलेट कर पाओ। क्लियर हुई बेटा डेफिनेशन, ओड्स इन फेवर और ओड अगेंस्ट, सबको क्लियर हुआ? ठीक है, चलो अब जहां पे डेफिनेशन लिखवाई थी वहां पे मैंने एक चीज बताई थी, इवेंट शुड बी इक्वली लाइकली, तो उसका मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। अभी भी थ्योरी चल रही है, अभी भी थ्योरी ही चल रही है। देखो जब भी कभी आप फाइट करने जाते हो तो आपको आर्म्स वगैरह के लिए सारी ट्रेनिंग मिलनी जरूरी है। विदाउट ट्रेनिंग आप भाग जाओगे तो आपको पता चलेगी लड़ाई झगड़ा जंग होगी, वहां पे आपने अच्छे से चलाया नहीं। तो इसलिए थ्योरी बिल्कुल ट्रेनिंग के लिए है। कोई बात नहीं, टाइम की कोई ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है अपने पास, इसलिए थ्योरी पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करेंगे हम लोग। क्वेश्चंस अपने आप बनेंगे फिर आपको थ्योरी अच्छे से आ गई तो। वाई इवेंट्स वाई आउटकम्स शुड बी इक्वली लाइकली। याद करो क्लासिकल डेफिनेशन जब मैंने बताई थी तो मैंने क्या बोला था, टू अप्लाई दिस डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इवेंट शुड बी इक्वली लाइकली। एक क्वेश्चन की हेल्प से क्वेश्चन सोल्व करो, एक क्वेश्चन की हेल्प से क्वेश्चन सोल्व करो। ये इस क्वेश्चन की हेल्प से ये चीज सबको समझ में आएगी। क्वेश्चन लिखो, लेट ए नेचुरल नंबर n इज टू बी सिलेक्टेड, लेट ए नेचुरल नंबर n is to be selected, then find the probability that fourth power of n ends with digit 6. Then find the probability that fourth power of n ends with digit 6। n की फोर्थ पावर आपके क्या एंड करेगी 6 से, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, फटाफट आंसर निकालो। अच्छा रुको, मुझे इस बात का आंसर देना जो मैं लिख रहा हूं। क्या मैं बोल सकता हूं उस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की वैल्यू आपके क्या है 1/2 होगी? क्यों? या तो आपका क्या फोर्थ पावर ऑफ एंड 6 से डिजिट से एंड करेगा या फिर एंड नहीं करेगा। क्या ये लॉजिक से 1/2 बिल्कुल सही आंसर है? नहीं। चलो, क्या
उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 1/10 होगी, क्योंकि आउटकम या तो आपका क्या है, जीरो आएगा, 1 आएगा, 2 डिजिट आपका 0 से होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा। क्यों? कौन एक्सप्लेन करेगा? कौन एक्सप्लेन करेगा? कौन एक्सप्लेन करेगा? हाँ बताओ सात्विक, माइक ऑन ही है सबके? चलो मैं कर ही देता हूं, मैं कर देता हूं। ये आंसर 1/2 तो वैसे भी रॉन्ग है, 1/10 इसलिए गलत है क्योंकि n की पावर 4 में जरूरी नहीं है कि सारे डिजिट आए। आप चेक करोगे n की पावर 4 में सारे डिजिट नहीं आएंगे, आउटकम्स 10 नहीं आएंगे, क्योंकि ये इवेंट आपका क्या इक्वली लाइकली नहीं है, वहां पे आपका क्या बायस्ड होता है, कंडीशन बायस्ड होती है, तो उससे आपको देखना है। चलो पहले आप ट्राई करो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। काफ़ी टाइम ले लिया, 4/10 आई थिंक आ गया है आंसर। क्या करूँगा, मैंने कोई इवेंट n ले लिया, अब उसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, तो 0 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है, या फिर 4 हो सकता है, या फिर 5 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है, या फिर 7 हो सकता है, या फिर 8 हो सकता है, या फिर 9 हो सकता है। तो मैं बात करूँ n², क्योंकि n की पावर 4 डायरेक्टली नहीं निकाल सकता हूँ। n² का 0 का स्क्वायर मतलब 0, 1 का स्क्वायर मतलब 1, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 5 का स्क्वायर मतलब 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 41, 49, 9, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 1। अब मैं बात करूँगा यहाँ पे n की पावर 4। 0 का स्क्वायर मतलब 0, 1 का स्क्वायर मतलब 1, 4 का स्क्वायर मतलब 6, 9 का स्क्वायर मतलब 1, 6 का स्क्वायर मतलब 6, 5 का स्क्वायर मतलब 5, 6 का स्क्वायर मतलब 6, 9 का स्क्वायर मतलब 1 और 4 का स्क्वायर मतलब 6 और 1 का स्क्वायर मतलब 1। तो n की पावर 4 के जो आउटकम्स हैं वो आउटकम क्या क्या आ रहे हैं, 0, 1, 6 और 5 आउटकम है। तो 4 आउटकम आ रहे हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1/4। ये भी आपका क्या गलत हो जाएगा। बहुत से लोग सोचेंगे कि यहाँ पे आपका क्या है, 6 आ रहा है, टोटल 4 इवेंट है, 6 आ रहा है, तो आपका 1/4 होगा। 1/4 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सारे इक्वल लाइकली नहीं है। अब देखो n की पावर 4 के बारे में मैं क्या बताता हूँ, ये n है और n की पावर 4 है। अब आउटकम 0 कब होता है, जब इनपुट क्या होगा आपका 0 होगा। आउटकम आपका क्या 1 कब होगा, 1 कब होगा जब इनपुट 1 हो, 3 हो, 7 हो और 9 हो। आउटकम 6 कब होता है, जब यूनिट डिजिट आपका 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। और आउटकम 5 कब होता है, जब आपका क्या इनपुट आपका क्या 5 होगा। तो ये n की पावर 4 का आपका क्या केसेज है। ये सारे के सारे इवेंट आपके क्या इक्वली लाइकली नहीं है। इक्वली लाइकली मतलब सब में फेयर नहीं है, ये सिर्फ एक डिजिट के केस में आएगा, जबकि 1 आपका क्या 4 डिजिट के केस में आएगा, और 6 आपका क्या 4 डिजिट के केस में आएगा, जबकि 5 भी आपका क्या 1 डिजिट के केस में आएगा। सबकी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 जो है वो तो आपका क्या 2 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा, तब भी आएगा। तो ये सारे इवेंट्स के आपके इक्वली लाइकली नहीं है, इसलिए क्लासिकल डेफिनेशन आपकी क्या फेल होगी। अब उस केस में फिर प्रॉपर तरीके से ही देखूंगा। तो प्रॉपर तरीके से केस देखा कि टोटल आपके पास 10 केसेज हैं, तो 10 केसेज में से कौन से केसेज हैं, 4 केसेस ऐसे हैं जब आपका क्या है उसका यूनिट डिजिट मतलब डिजिट आपका क्या एंड कर रहा है आपका 6 से। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये क्या आ जाएगी, फेवरेबल केसेस आपके क्या है अपॉन टोटल केसेस। फेवरेबल केसेस कितने हैं 4 अपॉन टोटल केसेस आपके क्या 10, तो मतलब प्रोबेबिलिटी आपका क्या है 2/5। ये इसका आंसर। आई थिंक समझ में आया कि इवेंट इक्वली लाइकली क्यों होने चाहिए, उसका लॉजिक सबको क्लियर हुआ। चलो ये अपनी थ्योरी खत्म होगी, अब क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को मैं कैटेगरी वाइज करवाता हूँ। क्वेश्चन जितने भी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन होते हैं मैं सारी कैटेगरी वाले क्वेश्चन एक साथ करवाता हूँ। आपके मॉड्यूल में बुक्स में मिक्स दिए होते हैं, लेकिन मैं जनरली एक साथ एक कैटेगरी वाले क्वेश्चन एक साथ करवा देता हूँ। बार बार करवाने की फिर सरदर्दी झंझट नहीं होता उसमें। मॉड्यूल अभी जाने की जरूरत नहीं है, अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मॉड्यूल कंप्लीट कर लो। सबका हो गया कंप्लीट? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मॉड्यूल कंप्लीट हो गया सबका? आज अपनी डाउट क्लास है, आज अपनी डाउट क्लास है 6 to 7 डाउट क्लास है। उसमें हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मॉड्यूल के डिस्कशन करेंगे।
मॉड्यूल के सॉल्यूशन अपलोडेड हो गए क्या आप लोगों के लिए? मॉड्यूल के सॉल्यूशन अपलोड हो गए हैं ना? ठीक है, ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोगों ने देख ही लिया होगा। हाँ, डीपीपी मॉड्यूल मतलब डीपीपी ही हो गए यहाँ पे। डीपीपी भी नहीं है एक्चुअली, 2 डीपीपी का कलेक्शन था वो सारी चीज में। पहला लिखो डाइस प्रॉब्लम, तो 1 डाइस तो आप लोगों ने 9th और 10th में पढ़ लिया है, 9th 10th 11th, इस पे मैं तो करवाने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी आता है आप लोगों को, यहाँ पे मैं नहीं बताने वाला, इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आते हैं, यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 2 डाइस में आप लोगों को पता है टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या होते हैं? सैंपल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं? 36 होते हैं। अच्छा, इसमें पहला टाइप का क्वेश्चन क्या पूछता है? सम ऑफ डाइस आपका क्या है? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, डायरेक्टली ये ट्रिक होती है और ये हमेशा अप्लीकेबल होती है। तो सम आपका क्या है? या तो 2 हो या फिर 12 हो, सम या तो 3 हो या फिर 11 हो, सम या फिर 4 हो या फिर आपका क्या 10 हो, सम या फिर 5 हो या फिर 9 हो, सम या फिर 6 हो या फिर 8 हो और सम 7 हो। ठीक है, अब इस कैटेगरी वाले ये आपका क्या है? सम ऑफ डिजिट्स ऑफ बोथ डाइस। इस कैटेगरी में उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगी? 1/7। इस केस में आपकी क्या होगी? 1/36। इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी? 2/36। इस केस में इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/36। इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगी आपकी? 4/36। इस केस में इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी 5/36 और इस केस में इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/36 और जो कि मैक्सिमम होगा, जो कि आपका क्या होगा? मैक्सिमम होगा। कैसे? कोई भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी है ना, ये सारी चीजें पढ़ी है ना बेटा आप लोगों ने? एक्सप्लेन कर देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं। बोलो कौन से डिजिट वाला पर एक्सप्लेन करना है? कौन कौन से डिजिट वाला को एक्सप्लेन कर देना है? जैसे मैंने बोल दिया आपका क्या है? सम आपका क्या है? 4 हो रहा है, सम 4 हो रहा है, तो ये तो 4 के केस में क्या क्या हो सकता है? 1 3 3 1 या फिर 2 2। तो फेवरेबल केसेस आपके क्या है? 3 और टोटल केसेस आपके क्या है? 6। तो आपके क्या है? फेवरेबल केसेस एन ई का मतलब आपका क्या है? 3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या जाएगी आपकी? 3/36। और कुछ भी बोलूँ मतलब हाईएस्ट कब होगा? सम 7 होगा, सम 7 होगा तब आपका क्या हाईएस्ट होगा। 7 के केस में क्या क्या बनेगा आपका? 6 1 1 6, 5 2 2 5, 4 3 और 3 4। टोटल आपके क्या है? कितने केसेस बन रहे हैं? 6, मतलब एन इवेंट आपका क्या दे रखा है? आपका 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या जाएगी? 6/36। ध्यान रखो, फटाफट ये चीज़ ध्यान रखो, ये हमेशा एप्लीकेबल है, कोई भी चीज़ निकालने की जरूरत नहीं, इतना फेवरेबल केस बनाने की जरूरत नहीं। आंख बंद करके रखो। 2 12 एक एक केसेस बनेगा, 3 11 एक एक केसेस बनेगा, 4 10 3 केस, सॉरी 2 11 2 केस, 4 10 3 केस, 5 9 4 केस, 6 8 5 केस और 7 मतलब आपका क्या मैक्सिमम होगा। क्लियर? क्लियर है सबको? प्रोबेबिलिटी की पहली एक्सरसाइज में ही 40 क्वेश्चंस है, अभी नहीं करना उसको, मैं बता दूंगा आपको। डाइस प्रॉब्लम भी है, कॉइन प्रॉब्लम भी है, बॉल प्रॉब्लम भी है, सब मिक्स है। मोस्ट प्रोबेबली कल के लेक्चर के बाद आप कर लेना, कल के लेक्चर के बाद आप लेक्चर बंद कर सकते हो, जब मैं सारी प्रॉब्लम्स बता दूंगा तब उसके बाद। चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन पे मेरी कोशिश रहेगी कि जितनी वैरायटी ऑफ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको कवर करूं, जितनी भी वैरायटीज होती है क्वेश्चन के सारी कवर करूं, डिफरेंट बुक्स में, यहाँ पे जहाँ पे भी है, जिससे आपका क्या प्रोबेबिलिटी में सिर्फ क्लास नोट्स ही सफिशिएंट रहे और कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े आप लोगों की, मेरी ये कोशिश रहेगी।
सिर्फ प्रोबेबिलिटी में ही जोर आएगा आपको, बाकी आगे चैप्टर्स में जोर नहीं आएगा। आगे हो सकता है एक वेक्टर चैप्टर और आएगा जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अब इन्हीं 2 चैप्टर में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बाकी में प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को इतनी। क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन लिखो, इसमें 7-8 पार्ट, 5-6 पार्ट ले लेते हैं। टू फेयर डाइस are rolled, then find probability of getting a sum of points on dice says as। पहला पार्ट एग्जैक्टली 7, दूसरा पार्ट एट लीस्ट 7, तीसरा पार्ट सम एट मोस्ट एट मोस्ट 5, चौथा पार्ट सम प्राइम, आया हुआ है, और पांचवा पार्ट एग्जैक्टली 1 डाइस शो डिजिट 5। फटाफट से आंसर दे दो सारे पार्ट्स के, फटाफट से आंसर दे दो सारे पार्ट्स के। इजी पार्ट है, बन जाएगा, आई थिंक सबसे बन जाना चाहिए। थर्ड में लिखा है सम ऑफ नंबर इज एटमोस्ट 5, सम ऑफ नंबर इज एटमोस्ट 5। डन बेटा, आंसर है, आंसर है। देखो पहले का आंसर तो आ गया आपका 6/36, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है। 1/6, 7/12, 5/18, 5/12, 1/6, 7/12, 5/18, चौथा आई थिंक गलत है, 5/12, हाँ 5/12 सही है। फिफ्थ का आंसर, फिफ्थ का आंसर ठीक है, आई थिंक आ गया आंसर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो हो गया, सेकंड पार्ट एटलीस्ट 7। एटलीस्ट का मतलब आपका क्या है, सम या तो क्या होगा आपका 2 या फिर सम 3 या फिर सम 4 या फिर सम 5 या फिर सम 6। अच्छा बताओ एटलीस्ट 7 इंक्लूड होगा या नहीं होगा, एटलीस्ट 7 में 7 इंक्लूड होगा या नहीं होगा। अच्छा रुको रुको रुको, एटलीस्ट 7 ओके, उल्टा उल्टा कर दिया, एटलीस्ट है, एटलीस्ट मतलब कम से कम 7 है, ओके 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 ओके, उल्टा कर दिया, एटलीस्ट 7 मतलब कम से कम 7 होगा। तो सम या तो क्या हो जाएगा 7 या फिर सम आपका क्या होगा 8 या फिर सम आपका क्या होगा 9 या फिर सम आपका क्या होगा आपका 10 या फिर सम 11 या फिर सम आपका होगा 12। एटलीस्ट 7 मतलब कम से कम 7 होगा। तो इसका आंसर क्या आपका 6/36 प्लस 5/36 प्लस 4/36। देखो कितना यूज आ रहा है। यदि ये चीज याद है तो आपका डायरेक्टली आंसर कर सकते हो, नहीं याद है तो आप सेपरेटली केसेस बनाते हो, और सेपरेटली केसेस बनाते हो तो क्वेश्चन काफी ज्यादा लेंदी होता है। इसी वजह से सबसे पहली चीज मैंने आपको वो ट्रिक लिखवाई थी, उसका बेनिफिट समझ में है। यदि वो चीज नहीं लिखवाता तो प्रॉपर्ली हर स्टेप में आप निकालते और केसेस बनाते तो ये कितना लेंदी होता है। आया समझ में मेथड। तो आंसर क्या जाएगा आपका 36 एलसीएम हो गया, फर्स्ट 6 नंबर का मतलब 6 × 7/2, कैंसिल 3 से, तो क्या जाएगा आपका ये 12 से कैंसिल हो जाएगा, तो 7/12 आंसर। थर्ड केस सम एटमोस्ट 5। एटमोस्ट 5 का मतलब आपका क्या मैक्सिमम 5 हो सकता है। इसका मतलब क्या हो सकता है, सम या तो क्या जाएगा आपका 2 या फिर सम आपका हो जाएगा आपका 3 या फिर सम हो जाएगा आपका 4 या फिर सम हो जाएगा आपका 5। 2 होने की प्रोबेबिलिटी आपके क्या है 1/36 प्लस 2/36। डायरेक्टली करूँगा, यदि याद है तो डायरेक्टली करूँगा,
तो क्या जाएगा 1 4 3 7 3 10, तो 10/36 हो गया। तो क्या है आपका 5/18। फोर्थ, सम प्राइम। सम प्राइम मतलब आपका क्या है, सम आपका क्या हो जाए, या तो 2 हो, और सम या तो क्या हो आपका 3 हो, या फिर सम क्या हो आपका 5 हो, या फिर सम या तो आपका क्या हो 7 हो, और सम आपका क्या हो 11 हो। क्या और कोई केस होगा प्राइम में? क्या और कोई केस होगा प्राइम में? और कोई केस नहीं है। और आ रहा है, और का मतलब प्लस होता है, ये चीज़ तो बताने की जरूरत नहीं ना। तो 2 का मतलब 1/36, 3 का मतलब आपका क्या जाएगा 2/36, 5 का मतलब 4 5, तो 5 अपॉन ये आपका 4/2 3 4, 4/36, 7 का मतलब 6/36, 11 का मतलब आपका क्या है 1/36। तो एलसीएम क्या जाएगा 36, 7, 11 और 14, तो 14/36 मतलब 7/18। और फिफ्थ पार्ट आपका क्या दे रखा है, एग्जैक्टली 1 डाइस शो 5। एग्जैक्टली 1 डाइस शो 5 मतलब एक ही डाइस आपका क्या है 5 शो करेगा, एक ही डाइस आपका क्या है 5 शो करेगा। 11 में ओके, 11 में 2 केस आएंगे, ओके, तो 2/36 मतलब 15/36 हो जाएगा। तो 15/36 का मतलब आपका क्या जाएगा, ये कैंसिल होगा 3 से, तो 5/12। ठीक है, ओके दे। अब उसने क्या बोला, एग्जैक्टली 1 डाइस शो 5, तो मतलब हो सकता है पहला डाइस शो करे 5 या दूसरा डाइस शो करे या फिर दोनों नहीं करे। तो मतलब आपका क्या है 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 होगा क्या, 5,5 नहीं होगा क्योंकि इसमें दोनों हो जाएंगे, 5,6। और क्या हो सकता है 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5 तो वैसे भी नहीं होगा, और 6,5। टोटल कितने केस आ रहे हैं आपके पास, 5 4 1 5, तो टोटल आपका क्या है 10/36, मतलब आपका क्या है 5,418। आई थिंक सबके सही होंगे, सारे। ठीक है, जल्दी से नोट करो, जिनके सही नहीं है वो नोट करो, फटाफट से नोट करो, जिनके सही नहीं थे जल्दी से नोट हो गया तो डन लिखो। अच्छा, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता हूं। इफ 2 fair dice are rolled and showing different faces, then find probability of sum of both dice number as, पहला पार्ट ये कर दो एटलीस्ट 7, दूसरा पार्ट प्राइम कर दो, और तीसरा पार्ट एग्जैक्टली 1 डाइस, सो डिजिट मान लो 3। आंसर दो फटाफट से, आंसर दो। अब इस केस में क्या ये स्टैंडर्ड रिजल्ट लगा सकते हैं? क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट लगा सकते हैं इस केस में? इस केस में स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं लगा सकते। रीजन ये है कि उसने कंडीशन दे दी कि शोइंग डिफरेंट फेसेस। डिफरेंट फेसेस मतलब दोनों फेसेस सेम नहीं हो सकते, दोनों फेसेस सेम नहीं हो सकते। मतलब सम मान लो यदि 6 आ गया, सम मान लो 6 आ गया, तो डाइस आपका क्या है 3 और 3, ये फेसेस, ये वाला केस आपका क्या होगा रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब उस केस में आंसर आपका क्या है डिफरेंट होगा। तो ऐसे केस में आंसर आपका क्या है प्रॉपर मेथड से ही दे पाएंगे, प्रॉपर मेथड से ही दे पाएंगे। घर पे ट्राई करोगे क्या या फिर अभी करना है? घर पे ट्राई करोगे या अभी करना है? क्योंकि केसेस बनाने में टाइम लगेगा, केसेस बनाने में टाइम लगेगा। बोलो घर पे ट्राई करना है, अभी ट्राई करना है? ठीक है, मतलब डायरेक्टली स्ट्राइक हो गया तो सब में -1 जरूरी नहीं है ना बेटा। कुछ इवन वाले में माइनस करना पड़ेगा, इवन वाले में माइनस करना पड़ेगा, और तो सब इक्वल हो ही नहीं सकता ना। इवन वाले में से माइनस करना पड़ेगा। गलत बोल रहे थे आप, सब में से माइनस नहीं होगा, ऐसा कोई कंक्लूजन पे मत जाओ, इवन वाले में माइनस करो।
एक आंसर सेम आएगा अभी भी, वो आंसर क्या होगा आपका ये वाला, इसका आंसर सेम आएगा 10/36 मतलब 5/36। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी डिफर कर रखा था, तो ये वाला पार्ट तो वैसे भी सेम आएगा। अब क्या करना है, सम प्राइम का मतलब क्या हो गया है आपका, या तो आपका क्या हो, सम इज इक्वल्स टू 2 हो, या फिर सम इज इक्वल्स टू 3 हो, या फिर सम इज इक्वल्स टू 5 हो, या फिर सम इज इक्वल्स टू 7 हो, या फिर सम इज इक्वल्स टू 11 हो। अब देखो 2 होने का केस आपका क्या है 1,1, तो ये तो आपका डिफरेंट है तो रिजेक्ट हो जाएगा। 3 होने में 1, 2 और 2, 3 दोनों आपके क्या डिफरेंट है, 1, 2 और 2, 1 ये दोनों डिफरेंस है, तो इसके आपका क्या है 2/36। 5 होने में 1, 4, 4, 1, 2, 3, 3, 2 ये दो ही केस आएंगे और कोई नहीं आ रहा है, तो 4/36 यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 होने में 1, 6, 6, 1, 2, 5, 5, 2 और 3, 4 और 4, 3 यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे भी आपका क्या है सेम होगा, 6/36। ओड वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इवन में दिक्कत आ सकती है। 11 होने में 6, 5 और 5, 6 दो केस आ गए, तो 2/36। सिर्फ इवन वाला केस आपका क्या रिजेक्ट हो जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा आपका 6, 6, 12 पर 14, तो 14/36 मतलब आपका क्या है 7/18। और पहला आपका क्या है, सम एटलीस्ट 7, इसका मतलब सम इज इक्वल्स टू 7 और सम इज इक्वल्स टू 8 और सम इज इक्वल्स टू 9 और सम इज इक्वल्स टू 10 और सम इज इक्वल्स टू 11 और सम इज इक्वल्स टू 12। तो इसमें क्या कर दूं, इसमें 4, 4 वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा, इसमें 5, 5 वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा, और इसमें 12, 6, 6 वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा। ये तो पूरा हट गया। इसका आंसर क्या होता है आपका 6/36। इसका आंसर होता है तो 5/36, लेकिन इसमें एक हट जाएगा, तो 5 - 1/36। 9 क्या होता था आपका 3/36। सम 10 होता नहीं, 3 नहीं 4/36 होता था। सम 9 का मतलब 4/36। सम 10/3/36 तो 3 - 1/36। और सम 11 का मतलब 2/36 प्लस 0। तो आंसर ले लूँगा आपका क्या आएगा 36 एलसीएम, 6 + 4 10 + 4 14 और 14 + 4 18। 18/36 मतलब आपका क्या 1/2। आई थिंक यही आंसर है सबके। ठीक है, अब ये तो था आपका डाइस 2 डाइस। एनसीईआरटी और जेईई मेंस उन दोनों के हिसाब से डाइस 2, लेकिन 3 डाइस आ जाएगा, उसमें कंडीशन वगैरह होगी, या 4 डाइस हो जाएगा, वो क्वेश्चन कंपेरेटिवली टफ रहेगा, और ऐसा क्वेश्चन जेईई एडवांस में ही आएगा। 3 डाइस और 4 डाइस वाला जो होगा उसमें सम वगैरह निकालने वाला क्वेश्चन, उसमें आपका क्या है जेईई एडवांस में ही आएगा। 30 कहाँ से आएगा? अरे हाँ, गुड, वेरी गुड मंथन, बहुत बढ़िया, क्योंकि फेवरेबल केसेस भी तो हो जाएंगे ना। 1, 1 उसने बोल रखा है, गुड। 2, 2 3, 3 और 6, 6 ये तो आपके क्या सैंपल स्पेस में ही नहीं है, ये तो सैंपल स्पेस में ही नहीं है ना। ये तो सैंपल स्पेस में ही नहीं है, ये तो सैंपल स्पेस में ही नहीं है ना। तो 36 नहीं, सॉरी 30 आएगा, 10/30। ये चीज़ तो अपन ने देखी नहीं। अच्छा, शोइंग डिफरेंट फेसेस था ना, ये वेरी गुड, ये बतानी थी मेरे को, भूल गया मैं, दिमाग से निकल गया। ये चीज़ पे मैं फोकस करने वाला था, गलत करके मैं भूल गया मैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मंथन, बहुत ही बढ़िया। ये एक्चुअली पता है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बन रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कर रहा है। ये इवेंट पहले हो चुका है, ये इवेंट हो चुका है, शोइंग डिफरेंट फेसेस, ये इवेंट हो चुका है। देन उसके बाद की प्रोबेबिलिटी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, तो 30 ही आएगा, 30 ही आएगा, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आगे पढ़ोगे। एक इवेंट हो चुका है,
क्योंकि ये इवेंट हो चुका है, ये इवेंट हो चुका है, इस इवेंट होने के बाद ये इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मैं बिना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज़ किए आपको ये डायरेक्टली बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, गुड, वेरी गुड मंथन। ठीक है, 3 डाइस वाला ले लो फटाफट, जल्दी से लिखो। 2 डाइस इजी है, 3 डाइस वाला देखते हैं। मल्टीनोमियल थ्योरम याद है सबको? मल्टीनोमियल थ्योरम याद है? मल्टीनोमियल थ्योरम याद है सबको? गुड, चलो हिंट दे दी मैंने पहले से तुम लोगों को। ऑन रोलिंग 3 fair dices, find the probability। पहला पार्ट इजी है, ये तो एक स्टेप में आना चाहिए, एक स्टेप में आना चाहिए। द नंबर ऑन डाइसेस इज सेम। सेकेंड पार्ट में लॉजिक लगाना है, सेकेंड पार्ट में लॉजिक लगाना है। सम ऑफ ऑल नंबर्स ऑन 3 डाइसेस इज 9। थर्ड, ये भी अच्छा है। सम ऑफ फर्स्ट 2 numbers on dices is equal to number on third dice। सेकंड वाला पार्ट ही इंपॉर्टेंट है, उसी के ऊपर फोकस करना, बाकी करो। लकीली 9 है, लकीली 9 है, इसलिए इसके केसेस कम बनेंगे। सम 10, 11, 12 ऐसा होता तो उसमें केसेस ज़्यादा बनते, तो वहाँ पे और प्रॉब्लम हो सकती थी। 9 में कंपेरेटिवली इजी आ जाएगा, 9 में कंपेरेटिवली इजी से आप बना सकते हो केसेस। पहले का आंसर है, पहले का आंसर है, पहले का आंसर है, पहले का आंसर, पहले का आंसर तो आ ही गया होगा ना। फर्स्ट तो बहुत बेसिक है, सेकंड का आंसर बताओ। फर्स्ट का तो डायरेक्टली आंसर है कि ये आंसर आएगा। इसमें क्या जाएगा आपका, एक ही केस बनेगा, 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3 एंड सॉन 6 6 6। अब 3 डाइस है तो टोटल केसेस कितने होंगे, टोटल केसेस कितने होंगे आपके पास? 6 × 6 × 6 मतलब आपके क्या 216। तो पहले की रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपकी क्या, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो फेवरेबल केस 6/216 मतलब आंसर 1/36 हो गया। पहले में इंटरेस्ट नहीं था मेरा, सेकंड में इंटरेस्ट था। सेकंड का किसी का आंसर है? सेकंड का कोई आंसर है? 25/216, वेरी गुड कुशल, बिल्कुल सही है। डाइस 1 प्लस डाइस 2 प्लस डाइस 3 9 आ रहा है। कैसे किया? केस बना के किया है फिर मल्टीनोमियल से किया? केस बना के किया है मल्टीनोमियल से किया? मल्टीनोमियल से, गुड। दोनों तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो। केसेस भी बता देता हूं और मल्टीनोमियल भी बता देता हूं। सम 9 चाहिए। तो पहला केस क्या हो सकता है, बेस्ट सिनारियो में इसमें आपका क्या 6 आ गया, तो 6 आ गया तो रिमेनिंग कितना बचेगा आपका इन दोनों पे 3। तो 3 कैसे हो सकता है, 2 और 1, मतलब ऐसा हो गया 1 2 6 ऐसा दे दिया। और यहां पे मैं बोल देता हूं टोटल केसेस। बताओ कितने होंगे इस केस में टोटल केसेस? इस केस में टोटल केसेस क्या हो गए? 6 ये भी हो सकता है, 3 है,
तो ये 3 नंबर 1 2 6 3 डाइस में देने का तरीका, 3 नंबर 3 डाइस में देने का तरीका क्या होगा आपका फैक्टोरियल 3, मतलब टोटल 6 केसेस बनेंगे। और कोई केस आ रहा है इसका? और कोई केस आ रहा है? नहीं आ रहा है 6 का। फिर क्या दे दिया इसको मैंने? 5 दे दिया। 5 दे दिया तो इन दोनों का सम आपका क्या हो सकता है? 5। इन दोनों का सम आपका क्या हो सकता है? 5। तो 5 क्या क्या हो सकता है? या तो आपका क्या है 2 2, या फिर 5 में 1 3, यही हो सकता है। और क्या हो सकता है? 1 4 सॉरी 1 3, हाँ 1 3। और क्या हो सकता है? और कोई केस हो सकता है 5 में? 5 में और कोई केस नहीं हो सकता। तो इसके टोटल नंबर ऑफ केसेस, इसके टोटल नंबर ऑफ केसेस बताऊंगा। तो 3 नंबर हैं, उनको देने का तरीका फैक्टोरियल 3, लेकिन जिसमें 2 सेम है तो भाई फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2 बटा 3 केसेस होंगे। 5 3 2, 3 नंबर से डिफरेंट करने का तरीका फैक्टोरियल 3, मतलब हो गया 6। और क्या सकता हूँ? इसको 4 दे दिया, इसको 4 दे दिया। तो अब इन दोनों को सम क्या देना है? 5। इन दोनों को सम देना है आपका क्या है? 5। तो क्या हो सकता है आपका? 2 3 हो सकता है, या फिर 4 दे दिया तो आपका क्या है? 1 4 हो सकता है। यही केस बनेंगे, यही केस बनेंगे। तो टोटल केस तीनों डिफरेंस है तो आपका क्या जाएगा? आपका फैक्टोरियल 3 मतलब 6, 2 डिफरेंस है तो फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2, मतलब आपका क्या है? 3। और कोई केस आ रहा है? और कोई केस आ रहा है? और कोई केस आ रहा है? इसको सम दे दिया आपका, इसको दे दिया आपने 3, तो 3 दे दिया। तो इन दोनों को कितना दे सकता हूँ? आपका 6। इन दोनों को क्या दे सकता हूँ? आपका 6। तो 6 देने का तरीका एक ही होगा आपका 3 3 3। और कोई केस हो सकता है 3 पे? और कोई केस हो सकता है 3 पे? अब लेट्स अज्यूम करो 3 पे ये बोल देगा कि 1 और 5 दे देगा, तो 1 5 तो ऑलरेडी आ चुका है ना, 1 5 3 वाला तो ऑलरेडी आ चुका है। ये मत बोलना 3 दे दिया तो इनको आपका क्या है? बाकी को 6 दे देगा, आपका 2 4 दे दिया, तो 2 4 तो ऑलरेडी आ चुका है ना, 2 4 3। ये वाले केस तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो दोबारा से काउंट मत करना, रीकाउंट मत करना, ये गलती हो सकती है। ये मिस्टेक कर सकते हैं, ये मिस्टेक कर सकते हैं। दोबारा से रीकाउंट मत करना, दोबारा से रीकाउंट मत करना। तो टोटल फेवरेबल केस कितने होंगे? 6 + 3 + 6 + 6 + 3 + 1, 6 × 18, 6 24 और 25, तो 25। तो रिक्वायर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 25/216। मल्टीनोमियल थ्योरम कैसे लगाओगे? मल्टीनोमियल कैसे लगाओगे? 3 डिजिट का सम x1 + x2 + x3 = 9। लेकिन इसमें कंस्ट्रेंट है, इसमें कंस्ट्रेंट है क्या सा? आपका xi की वैल्यू मैक्सिमम जा सकती है 6, 9 तक नहीं जा सकती, और मिनिमम जा सकती है आपकी 1। तो यहाँ पे आप जो ग्रुपिंग वाला मेथड है वो उससे करोगे तो लेंदी जाएगा, ग्रुपिंग वाला मेथड है उससे लेंदी जाएगा। इसलिए मल्टीनोमियल का फॉर्म 2 थी कि पावर वाली x1 + x2 + x3 + x4 + x⁵ + x⁶ इंटू 3। ऐसे याद है ना आप लोग को? ऐसे किया था आपका x1 + x2 + x3 एंड सोन x⁶ की होल क्यूब, ऐसा ही किया था, याद करो। याद है ऐसा कुछ किया था मल्टीनोमियल की फॉर्म 2? ये की थी क्या ऐसी मल्टीनोमियल की फॉर्म 2? ऐसी कुछ की थी क्या फॉर्म 2? तो उससे बनेगा, या फिर इससे बनाओगे तो केसेस लेने पड़ेंगे, इससे बनाओगे तो केसेस लेने पड़ेंगे, तो वैसे लेंदी हो जाएगा, वैसे लेंदी हो जाएगा। किसी एक को 6 दे दिया, फिर किसी एक को 5 दे दिया, ऐसे केसेस बना के बहुत सारा वो लेंदी हो जाएगा। तो बात बराबर, उससे बेटर तो ये केस रहेंगे। करना है तो इससे करो, और ये वाला वैसे भी वो टफ होता है तो इसमें गलती करने का चांस होता है। ठीक है, नोट करो। नियंता क्या डाउट है? नियंता माइक ऑन करके डाउट पूछ, जल्दी से पूछ। थर्ड का आंसर है बेटा, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, थर्ड पार्ट का आंसर है। आवाज नहीं आ रही, जोर से बोल, मुंह के पास लगा माइक। हाँ मैं बोल रही हूँ कि आपने इसमें बोला कि रिपीट नहीं कर सकते केसेस, तो सर पिछले क्वेश्चन में इसमें वैसा था कि एग्जैक्टली 1 टाइम्स में 5 आना चाहिए। हाँ इसमें भी तो नहीं लेंगे ना वापस
अरे रिपीट का मतलब ये है, इधर सुन ले, रिपीट का मतलब जैसे मान लो आपने यहाँ पे आपका क्या 3 ले लिया और 5 1 ले लिया, तो ये केस ऑलरेडी आ चुका है ना, यहाँ पे इसमें आ चुका है, इसमें टोटल 6 केस हैं, इसमें 1 नहीं है, इसमें 6 केसेस हैं, तो उन 6 केसेस में ये केस ऑलरेडी कवर हो चुका है, इसलिए दोबारा हो जाएगा, यहाँ पे दोबारा आएगा, इसलिए रिजेक्ट किया है मैंने, यहाँ पे ऑलरेडी कवर हो चुका है। थर्ड का पार्ट का आंसर, थर्ड का आंसर 15/216 गलत आंसर कुशल। और बताओ और आंसर। गुड, सात्विक बिल्कुल सही है। क्या आंसर है? 45/216। कैसे बनेगा? सेम इसी तरीके से केसेस बना के, सेम इसी तरीके से केसेस बना के, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि ये होमवर्क कर लो, ये होमवर्क कर लो। कैसे? थर्ड डिजिट पे मान लो आप लोगों ने, थर्ड डिजिट पे मान लिया आपने, क्या आ गया 2, थर्ड डिजिट पे आपका क्या 2, तो फर्स्ट डिजिट पे क्या आ सकते हैं 1 1 ही आ सकते हैं इसमें। अब देखो यहां पे इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते, इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते, तो इंटरचेंज क्या कर सकते हैं, इन्हीं को चेंज कर सकते हैं, तो टोटल इसमें सिर्फ एक ही केस बनेगा। थर्ड डिजिट मान लिया 3, तो यहाँ पे क्या आ सकता है 1 2, और इन दोनों को इंटरचेंज कर सकता हूं, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 2 केसेस। प्राची 15/216 नहीं 45/216 आएगा। दोबारा से करो, आपने रीअरेंज नहीं किया, रीअरेंज नहीं किया, जिनका 15/216 है उन्होंने रीअरेंज नहीं किया है। थर्ड वाला चेंज नहीं होगा ना, थर्ड वाला चेंज नहीं होगा, थर्ड वाला चेंज नहीं होगा। अच्छा ऐसे आ रहे हैं क्या, थर्ड वाला चेंज नहीं हो? एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं थर्ड केस भी, एक बार चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। एक्स्ट्रा गेन किया है क्या सात्विक? फिर ठीक है, रॉन्ग आंसर हो जाएगा फिर तो। अब यहां पे दो क्वेश्चन पूछ सकता है, दो क्वेश्चन पूछ सकता है, सम ऑफ एनी 2 डाइसेस इज इक्वल टू थर्ड डाइस। एक तो ये हो सकता है, और यहां पे क्या दे रखा है उसने, ऑर्डर दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट 2 डाइसेस, मतलब D1 प्लस D2 का डाइस का सम वो किसके इक्वल है, D3 के इक्वल है, ये केस दे रखा है। तो इसमें केसेस कितने आएंगे आपके पास, D3 में मान लो आपका क्या 2 आ गया, तो इसमें आपका क्या 1 और 1 हो गया, तो इसमें कितने केस बनेगा, 1 केस बनेगा। D3 पे मान लो आपका क्या 3 आ गया, तो यहाँ पे क्या बन सकता है 1 2 और 2 1, तो इसमें कितने आपके क्या 2 केसेस आएंगे। और क्या बन सकता है, D3 पे मान लो 4 आ गया, तो 4 आ गया, तो यहाँ पे क्या बन सकता है 1 3 और 3 1, इसके 2 केसेस। और क्या आ सकता है 4 आ गया, तो आपका क्या है 2 2, ये एक केस। और क्या बन सकते हैं इसमें, और क्या कर सकते हैं इसमें, और क्या कर सकते हैं, इस पे मान लो आपका क्या 5 आ गया, तो 5 आ गया, तो क्या बोल सकता हूँ 1 4, तो इसके 2 केसेस, और 2 3, इसमें भी आपके क्या 2 केसेस। और क्या बनेगा केस, और कोई केस बनेगा 5 में, और कोई केस नहीं बनेगा। लास्ट D3 पे आपका क्या 6 आ गया, तो इधर क्या बन सकता है 1 5, ये आपके क्या 2 केसेस। D3 पे 6 आ गया, तो 2 4, इसके भी 2 केसेस, क्योंकि 2 4 और 4 2 ये दोनों होंगे। 6 आ गया, तो इसमें आपका क्या 3 3, ये केस। टोटल केस काउंट कर लो, तो टोटल केस कितना होगा 1, ये कितना होगा आपका 5 6 6 4 10 और 15, तो आपका क्या टोटल फेवरेबल केसेस होंगे, टोटल फेवरेबल केसेस होंगे आपके पास 15, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 15/216। बिल्कुल सही है सात्विक, गलत हो गया था तुम्हारा भी, तो सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। आई थिंक तुमने वो वाला केस कर लिया है, सम ऑफ 2 डिजिट इज इक्वल टू थर्ड डिजिट, ये वाला केस किया है तुमने शायद, है ना सात्विक, यही वाला केस किया तुमने। 1 डाइस वाला बताया नहीं, वो ऑलरेडी आता है। 2 डाइसेस के मैंने केस बता दिए जितने ही पॉसिबल है, 3 डाइसेस पे बता दिए। 3 डाइसेस पे बहुत ही ज्यादा टफ बनाना चाहे तो वो बता सकता है कि ट्राइंगल फॉर्म करे, तो उस टाइप की, तो उस टाइप का चीजें बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, उसमें केसेस बनाने वाला वो थोड़ा सा सोच के देखना पड़ेगा। ट्राइंगल के केस में क्या होता है, ट्राइंगल के केस में सम ऑफ एनी 2 साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड, और डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन आपका क्या थर्ड साइड, तो वो कंडीशन और आ जाएगी। उसने क्या बोलता है कि 3 डाइसेस पे नंबर आ रहे हैं, कि वो कैसे कितने बनेंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वो जो नंबर हैं वो फॉर्म करे एक ट्राइंगल को।
ये होमवर्क रहेगा, ये सबके लिए नहीं है, एक ऑप्शनल होमवर्क है, ये सबके लिए नहीं, जिसको करना है उसको लिए ऑप्शनल होमवर्क है, ये ऑप्शनल है और ये काफ़ी हार्ड होगा, वेरी टफ है ये, इसको इसलिए मैं क्लास में नहीं करवा रहा, इसको मैं क्लास में नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शनल है, सबको करने की जरूरत नहीं, किसी को करना है वही कर सकता है। ये सोल्व करना है। ऑन रोलिंग 3 डाइस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर ऑन the dice that form an isosceles triangle but not an equilateral triangle। ये क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा, ना ही डाउट में डिस्कस करूंगा, खुद से करना है, तुम्हें ही करना है, खुद से बुद्धि लगा के करनी है, केसेस बनना है। आंसर लिख देता हूं, आंसर लिख देता हूं वेरीफाई करने के लिए। आंसर होगा इसका 63/216, इसका आंसर होगा। सेकंड है ऑन रोलिंग 3 डाइसेस। नेक्स्ट क्लास किसकी है? केमिस्ट्री की है, फिजिक्स की है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग the numbers on the dice will not form a triangle। ट्राइंगल ना बनाए ऐसा केस होगा। तो कितना देखना है आपको, ये देखना है कि कितना होगा। इसका आंसर मैं बता देता हूं, कोई क्लास नहीं, इसका आंसर मेरे पास है नहीं, इसका आंसर मेरे पास है नहीं, इसका मेरे पास आंसर है नहीं, इसका मेरे पास आंसर है नहीं। ये दोनों ऑप्शनल क्वेश्चन है, तुम्हें करना है तो कर सकते हो, नहीं करना तो कोई बात नहीं, सरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है। चलो डाइस प्रॉब्लम पे एक लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूं। ये ऑप्शनल है, चॉइस है तुम्हारी, करनी है तो कर सकते हो, नहीं करना नहीं करना। मैं क्लास में ना तो डिस्कस करूंगा, ना ही डाउट में डिस्कस करूंगा, ये खुद से करने तुम्हें। हाँ सर, हाँ वो बता दिया, वो खुद ही बोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अभी करो, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये लास्ट क्वेश्चन आज का। 6 डाइसेस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। 6 डाइसेस आर थ्रोन simultaneously। 6 dices are thrown simultaneously, then find the probability that पहला पार्ट they will show same faces, second part they will show डिफरेंट फेसेस। आंसर दो फटाफट से, दोनों आंसर दो, बहुत इजी है। एक होमवर्क दे देता हूं, ये होमवर्क है, ये कल डिस्कस करूंगा, ये होमवर्क है, कल डिस्कस करूंगा, टुमारो। एन unbiased dice with face mark 1 2 3 से लेके 5 6 is rolled 4 times। out of 4 face values obtained, the probability that
720 कहां से आंसर होगा बेटा प्रोबेबिलिटी का वीर? प्रोबेबिलिटी दैट मिनिमम फेस वैल्यू of dice is not less than 2 and maximum face value is not greater than 5. ठीक है, चलो टोटल आउटकम्स कितने आ गए इसमें? टोटल आउटकम्स आ गए आपके 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 मतलब 6 टू पावर 6। अब पहला केस आपका क्या है? सेम फेस का क्या आएगा? एक ही केस बनेगा, या तो सारे 1 1 1 ऐसे शो करे, या 2 2 6 ऐसे आपका क्या है 6 6 6 6 6 ऐसे शो करे। तो टोटल ऐसे कितने केस बनेंगे? 6। तो रिक्वायर प्रोबेबिलिटी बोल सकता हूँ यहाँ पे 6/6 की पावर 6 मतलब 1/6 की पावर 5। ये तो इजी था। सेकंड का आंसर क्या होगा? सेकंड का आंसर क्या होगा आपका? डिफरेंट फेसेस सोल्व करें। डिफरेंट फेसेस मतलब यहाँ पे मैं बोलूँगा आपका डाइस 1, डाइस 2, डाइस 3, डाइस 4, डाइस 5 और डाइस 6। डिफरेंट फेसेस शो करें। मतलब लेट्स अज्यूम करो कि यहाँ पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। मतलब इसके पास कितनी चॉइस होगी? 6 चॉइसेस होगी। लेट्स अज्यूम करो 3 आ गया, तो 3 फिक्स हो गया। अब 3 इसमें नहीं आ सकता, तो मतलब इसके पास क्या होंगे? 5 4 3 2 1 मतलब क्या जाएगा? फैक्टोरियल 6। तो सेकंड का आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा फैक्टोरियल 6/6 की पावर 6। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? यस नो लिखो। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका क्या डाइस प्रॉब्लम था। कल पीएनसी साइड ऑफ व्यू बताऊंगा, ठीक है। चलो कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय।